मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम प्रतिशत की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने यह सीखा कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत में मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको सिखाए, M1, M2 एंड M3। इधर के परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, ये पांचों चैप्टर इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट में हो जाएंगे। अन्य किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल किसी भी शॉर्ट ट्रिक या उसका उपयोग नहीं करेंगे। और अगर आप अच्छे से समझ गए तो अधिकतर सवाल तो आप मौखिक लगा देंगे, सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसका उत्तर दे देंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, परसेंटेज क्लास 1, तो उसको ज़रूर देख लें। और उसके बाद उसी से संबंधित हम ये क्वेश्चन आज कर रहे हैं जो कल समझाया था। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सीता की आय। बोर्ड पर आप देखिए, मैं सामने लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। इस क्वेश्चन में क्या है? प्रतिशत की भाषा को समझने की जरूरत है। देखिए, कोई भी सवाल सरल या कठिन, मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा अंतर होता है। हम ये सवाल, प्रतिशत का पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य आपको प्रतिशत की समझ आ जाए। तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय 10% कम है गीता की आय से। तो अगर देखा जाए तो इससे स्पष्ट होता है, सीता एंड गीता, सीता की आय कम है 10%, 100 पर 10, तो 10 कम है, तो गीता की अगर हम माने 100, यही तो है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ऐसे देखें तब भी दिखता है कि गीता की 100 है तो इसकी 10 कम है, यानी कि 90 होगा। और अगर मैंने एक बात बोली थी, सापेक्ष, भिन्न सदैव सापेक्ष होती है किसी के, और प्रतिशत भी सापेक्ष होती है। तो यह जो प्रतिशत है 10% कम है किसकी आय से? गीता की आय से। तो गीता की आय के सापेक्ष है 10%, तो जिसका सापेक्ष होता है प्रतिशत में 100 माना जाएगा। तो गीता 100 तो सीता 90, क्योंकि 10 कम है। अब पूछता है गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। ये जो गीता की आय है सीता की आय से कितने % अधिक है। आपको मैं यहाँ एक बड़ी बेसिक चीज समझा रहा हूँ। अगर कहीं भी प्रतिशत पूछे और आपको एक हिसाब पता हो तो उसे आप ऐसे निकालें। इसने पूछा गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक, तो आप ऐसे ही देखिए कितनी अधिक है। आपकी अधिक है 10। आपने इस छोटे स्तर पर देखा कि अधिक है 10। अब 10 अधिक है कितने पर? 10 अधिक है 90 पर। सीता की आय से, सीता की आय के सापेक्ष पूछा आपकी प्रतिशत, तो ये नीचे रहेगा। और वैसे भी दिखता है 90 से ही 10 अधिक है, तो 90 नीचे जाएगा। अब भिन्न को काहे में बदल दें? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करें, प्रतिशत का निशान लगाएं। ये हम समझा चुके हैं पिछली क्लास में। तो आएगा 11 9 99, 11 सही 1/9% अधिक। बात आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण यह बात है कि आपको यह समझ होनी चाहिए कि प्रतिशत किसके सापेक्ष है, 100 किसको माने, उसके आधार पर दूसरे को माने। दूसरी बार पूछा गीता की आय सीता की आय से, अब सीता की आय के सापेक्ष पूछता है कितना % अधिक है, तो सीता की आय नीचे रखेंगे क्योंकि आधार है वो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, लिख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करें। अब इस चीज को हम सदैव याद रखेंगे कि वास्तव में कोई चीज या एक हिसाब पर दी है तो उसे प्रतिशत में कैसे चेंज करना। अगला है
एक पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 20% कम है। लागत मूल्य मतलब सीपी। ऐसा आज अक्सर होता नहीं, अक्सर लागत मूल्य से अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% कम है। अब यह आपको ये समझना है 20% किससे कम है, लागत मूल्य से, क्रय मूल्य से। तो लागत मूल्य मानिए 100, 20 कम है तो अंकित मूल्य हुआ 80। बस यही आपको समझना था। अब कहता है बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए, न लाभ हो न हानि हो। मतलब लाभ हानि उस समय नहीं होगा जब जितने का लाया था उतने का बेचते, अर्थात 100 का बेचते। उसने कहा कितने रुपए अधिक में बेचा जाए। अब आप सवाल से समझ सकते हो कि ये इससे पूछा, अंकित मूल्य से ही तो बेचेगा, अंकित मूल्य से ही तो ज्यादा कम भाई पूछेगा। तो अंकित मूल्य से कितने % अधिक पर बेचे, उसने आपसे पूछा है बताइए उसे कितने % अधिक पर बेचा जाए, किस पे, जो लिखा है उसी पर। तो अंकित मूल्य से कितने % अधिक पर बेचा जाए, तो हमें प्रतिशत डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन इसमें हमको ऐसे तो पता हो सकता है 20 अधिक बेचा जाए। अब 20 अधिक पर बेचा जाए, अब इसे प्रतिशत में चेंज करना है। आप मौखिक भी हिसाब लगा सकते हैं कि 80 पर 20 अधिक, तो 20 पर 5 अधिक, तो 100 पर 25 अधिक, हिसाब लगा सकते हैं। ऐसे आपको नहीं अगर लगाना है तो हम इस चीज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, 20/80। ठीक। अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ऐसे, यही दिखता था 1/4 को 25% कहते हैं। इसको अब सॉल्व करेंगे, आएगा 25% अधिक में बेचा जाए। बात समझ। तो आपको इन क्वेश्चनों में आपको ये देखना है किसको 100 मानना है, किससे कैसे आगे बढ़ना है, बस, और कुछ नहीं है। बड़ी साधारण चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि कैसे हम इससे एक वास्तविक चीज़ पर गए, इसको कैसे भिन्न में बदला, फिर कैसे हमने प्रतिशत में बदल दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। आप सोचिए किसको 100 मानेंगे। रहीम की ऊंचाई दूसरा करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। तो ये जो करीम है इसके सापेक्ष भिन्न दिया है, तो इसकी ऊंचाई अगर हम 100 मान लें तो रहीम की ऊंचाई 50% कम थी, 100 पर 50 कम थी, यानी कि थी कितनी, थी 50। अब कहता है ज्ञात कीजिए कि वो जो करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा। अब रहीम से पूछ रहा कितने %। अब जो प्रतिशत है वो रहीम के सापेक्ष है। वैसे भी देखा जाए तो अधिक अगर कहेंगे तो इतना अधिक, 50 अधिक, 50 अधिक, भाई किससे अधिक 50, इसी से तो, और उससे भी स्पष्ट है, उससे भी स्पष्ट है कि इसी पर तो होगा अधिक। तो इस प्रकार से 50 अधिक कितने पर, 50 पर, मौखिक दिखता है 50 पर 50 अधिक तो 100 पर 100 अधिक, तो 100%। तो इसे अगर प्रतिशत में बदले तो ये कटा आपका आएगा 100%। बात समझ। बहुत आसान चीजें हैं। रहीम, इसकी करीम की 100 मान ली तो रहीम की 50। अब पूछा रहीम से कितने % अधिक है, तो हम पहले देखेंगे कि इसके सापेक्ष बताना है, तो ये नीचे जाएगा, इतना अधिक है, 50 पर 50 अधिक है, प्रतिशत में बताना है तो सीधा सा है 100 पर कितना अधिक होगा, 100 अधिक होगा, 100% अधिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो राशियों के गुणनफल में
एक राशि 30% कम हो गई। दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, एक पूरा सिस्टम समझाऊंगा गुणनफल के संदर्भ में। तो अभी मैं समझता हूं इसको नहीं बताना उचित है, उस समय आप समझेंगे तो इसके महत्व को पता चलेगा। अभी सवाल ऐसे लग जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। यहां फिर वही बात है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। आप देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, प्रतिशत सापेक्ष है श्याम की आय से। तो श्याम की आय अगर हम मानेंगे 100, तो राम की आय हम मानेंगे 20% कम है। 100 पर 20 कम है 80। अगर आपको ये चीजें दिखने लगेंगी तो हर तरफ से दिखेंगे, कुछ नहीं सापेक्ष पेक्ष आपको समझना पड़ेगा, कुछ नहीं मन में लाना पड़ेगा, सीधे दिखेगा। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। अब जो प्रतिशत चाहता है वो राम की आय से, मतलब राम के सापेक्ष। तो वैसे भी राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। सॉरी, क्वेश्चन आपका है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो श्याम की 100 मानी तो राम की 120 मानी। अब ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने % घट के है या कम है। तो आपको इसके सापेक्ष बतानी, तो इस पे कितनी कम है, इस पे कम है 20। 20 कम है कितने पर, 120 पर। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो 20 इसके सापेक्ष है, ये नीचे जाएगा 120 इंटू 100%। इसको काटा इससे 6 या कम 6 छाक 36 एंड वो आएगा कि आपका ए आएगा 16 सही, 16 छक्का 96, 16 सही 4/6%, या इसे कहेंगे 16 सही 2/3%। इससे काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इतना अधिक किससे, राम के धन से या आय से। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है। वैसा सवाल अभी जो पिछला हो चुका है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। बात आप समझ गए होंगे। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो सीपी है अगर 100 तो अंकित मूल्य है 125। क्रय मूल्य से 25% अधिक है। उसे कितने % कम में बेचा जाए जिससे न लाभ हो न हानि। मतलब न लाभ होना है न हानि होना है, तो सीपी के बराबर बेचा जाए 100 का। तो 100 का लाया है, 100 का ही अगर बेच दे तो इसे एसपी कह सकते हैं। तो 125, लेकिन ये पूछता कितने % घट के कम में बेचा जाए। जो अंकित मूल्य उसी के सापेक्ष तो कहा जाएगा बेचने को, क्योंकि लिखा तो ये मूल्य है। इससे कितने % कम पर बेचे, तो हम तो ऐसे ही पहले देखेंगे कितने कम पर बेचे, 25 कम पर बेचे। 25 कम कितने पर, 125 पर। तो वैसे ही हिसाब लग सकता है 100 पर कितना कम, 125 पर 25। तो 25 पर कितना 5 आएगा भाई। कैसे, इसके 25 से टुकड़े कीजिए 5 बनेंगे, इससे 5 से टुकड़े कीजिए 5 बनेंगे। हिसाब आएगा 25 पर 5 और 25 पर 5 तो 100 पर, 25 चक्कू 100, तो इधर 5 चक्कू 20,
तो 20, 100 पर 20 आएगा। 20% कम पर बेचे। अगर आपको भी समझ में नहीं आता है तो 25 कितने पर? 125 पर। 125 नीचे जाएगा, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे किया जाएगा। और इसको बदलने प्रतिशत में 25 से कम 25 पंचे 1/5 का वैसा भी 20% होता है। तो ये आ जाएगा 20%। किससे? अंकित मूल्य से। ये आपका ऐसे हो जाएगा, लिख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं। आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको पूरी बातों को समझना है। एक बार नहीं 2 बार समझना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। और जिस दिन स्थिति स्पष्ट हो गई उस दिन हर चैप्टर को आप 2 मिनट में, कहीं खाली बैठे होंगे 2 मिनट में सोच लेंगे कि यार इस चैप्टर में तो ये होता है, प्रतिशत का मतलब ये होता है, 3 कॉन्सेप्ट ये होते हैं, बस हो गया। तो मैथ बहुत आसान है, सिर्फ जरूरत है इसके सिस्टम को समझने की। शॉर्टकट कतई ना अपनाएं, फिर आप मौखिक सवाल लगा देंगे, लेकिन पहले उसकी बातों को समझिए, सिस्टम को समझिए, बस। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। एक व्यक्ति है भाई, कोई कारण आ गया, उससे उसने अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, लेकिन जब कारण समाप्त हो गया तो खर्च कितने % घटाए कि बचत पर कोई असर न पड़े। बचत पर कोई असर न पड़े इसका तात्पर्य है जितना पहले खर्च होता था उतना ही अब खर्च हो। तो बात को समझिए। माना कि पहले उसका 100 खर्च होता था, जब कोई कारण आया तो उसने अपने खर्च को 20% बढ़ा दिया, तो 120 हो गया। अब कारण खत्म हो गया तो वह अपना खर्च कितने % घटाए। अब यहां से घटाना होगा कि उसके व्यय पर कोई असर, उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। मतलब अगर वो पहले जितना खर्च करता था उतना ही खर्च करेगा तो बचत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात उसको फिर से आना है 100 पर। तो ये इसने कितने प्रतिशत घटाया, और आप समझते हैं वो प्रतिशत में पूछ रहा है। हम पहले ऐसे ही देखेंगे कितना घटाया। इसने 120 पर घटाया है 20, समझ गए। अब इसको प्रतिशत में करना है तो आप कहिए 20 घटाया है, 20 घटाया है कितने पर? 120 पर। इसे अगर काटे तो 1/6 इससे भिन्न बनी। इस वास्तविक चीज से पहले हमने भिन्न बनाई। भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं? 100 से गुणा करके। वैसे आपको 1/6 का मान भी पता हो सकता है, तो प्रतिशत में इसे कहेंगे 16 छक्का 96। तो 16 सही, ऊपर 4 एंड नीचे 6, 2 से काटेंगे तो 2/3% क्या कह रहे? घटाए। किससे? जो बढ़ के हो गया था उससे। तो बड़ी साधारण बातों को समझना है, आप आसानी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये तो हुई प्रतिशत की समझ पर आधारित प्रश्न। और बहुत से क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं, लेकिन इतने से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और आगे हम पूरे चैप्टर में यही तो सब समझाना है, तो आगे इस पे बात चलती रहेगी। अगला आज का ये होगा कि हमने आपको M1 एंड M2 कॉन्सेप्ट सिखाए थे और M3 कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उन पे आधारित कुछ सवाल लगा लेते हैं और स्थिति आपकी स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, M1 कॉन्सेप्ट और M2 कॉन्सेप्ट में हमने क्या कहा था? M1 कॉन्सेप्ट में ये कहा था कि प्रतिशत मौखिक निकालना सीख लें, और अगर किसी चीज को घटाना है या बढ़ाना है, और जैसा कि आप जानते हैं इधर के 5 चैप्टर में प्रतिशत में या तो प्रतिशत में घटाना होगा या तो प्रतिशत में बढ़ाना होगा, तो हम M1 में मौखिक ही घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। M2 में क्या सीखा था? M2 में यह सीखा था कि अगर हमको थोड़ा जटिल लगता है तो प्रतिशत को भिन्न में बदलकर हम कैसे घटाते हैं और कैसे बढ़ाते हैं। M3 में हमने क्या सीखा था कि 2 बार अगर प्रतिशत में परिवर्तन हो तो 1 बार में कितना परिवर्तन के बराबर होगा, उस चीज को हम डायरेक्ट ले आएंगे। तो इन चीजों को हमने सीखा था, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो
उस उदाहरण की हम थोड़ा याद दिला दें आपको, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति है, उसका वेतन 2000 है और उसका वेतन एक बार 10% बढ़ता है, एक बार 20% बढ़ता है, तो इसका वेतन कितना हो जाएगा? तो हमने M1 से कैसे सीखा था, इसका 10% होगा 200 और हो जाएगा 2200। अब इसका 20% बढ़ना है, 10% होगा 220, 20% होगा 440, हो जाएगा 2640। ऐसे हमने M1 का उपयोग किया था। M2 से अगर देखें तो M2 से उस व्यक्ति का वेतन 2000, इसी उदाहरण को तो इसमें 10% एक बार बढ़ाना है और एक बार 20% बढ़ाना है, तो इसी को हम कर देंगे 2000। तो अब इसी 2000 को 2 बार बढ़ाना है, तो M2 से 10% की वृद्धि का मतलब 1/10 की वृद्धि, और 1/10 की वृद्धि का मतलब होता है 11/10 हो जाएगा वृद्धि का। तो इतना हो गया एक बार की वृद्धि के बाद। दोबारा की वृद्धि के बाद 20% का मतलब 1/5, वृद्धि के बाद हो जाएगा 6/5। तो ये हो गया 6/5। 6/5। तो इस प्रकार से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 चक्कू 20 और 4 छंग 24, 24 के 10 से करें 240 और 24 264। तो इस प्रकार से आ जाएगा 2640। दोनों क्वेश्चन, दोनों मेथड से हमने एक ही चीज कर दी। तो इस प्रकार से कोई चीज दी हो उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज जो हम सवाल करेंगे वो प्रतिशत के संदर्भ में होंगे। उसमें भी हम M1 एंड M2 का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिशत के संदर्भ में मतलब वो आपसे ये पूछेगा कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये नहीं पूछेगा वेतन कितना हो गया, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो वो भी हम इससे लगाएंगे। देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, लिखा है, आप बोर्ड पर देखें, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। ओ सॉरी, पिछला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद 20% दोबारा बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब कोई भी बच्चा जिसे मैथ आता है इसको बहुत बिल्कुल महत्व नहीं देगा। मेरे हिसाब से प्रत्येक क्वेश्चन को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी बड़ी चीजें के लिए बेस बनती हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, लेकिन कुछ दिनों बाद 20% और बढ़ गई। तो आपको देखना 2 बार उसके वेतन में, आय में वृद्धि हुई है। इसने वास्तव में नहीं पूछा कितनी वृद्धि हो गई या वेतन दिया, उसने पूछा बताइए टोटल कितने % की वृद्धि हुई। हम इसे M1 से भी लगा सकते हैं, लेकिन 100 के संदर्भ में लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत में उसने पूछा है। तो हम मान लेंगे उसका वेतन है 100, आय है 100। एक बार 10% बढ़ी, तो 10% बढ़ने का मतलब होगा 110, इसका 10% होगा। 20% पुनः बढ़ी, तो इसका 20% का मतलब होगा 10%, इसका 11 भाई 1 दर्जे के बाद 0.11, 20% का मतलब 22, तो 22 और 110 132। तो आप देख रहे हो उसने कहा टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100 था प्रारंभ में, 132 हो गया, तो 32% की वृद्धि। तो हम इससे लगा सकते हैं M1 से। ठीक, अब हम इसी चीज को M2 से भी कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम M2 से भी कर सकते हैं, इसको लिख लेना। इसी चीज को हम M2 से भी कर सकते हैं। M2 से कैसे करें? अब हमको प्रतिशत ही बताने, तो 100 के ही संदर्भ में लगाएंगे। माना कि उसका वेतन है प्रारंभ में 100, एक बार 10% बढ़ा, हो गया 11/10। ऐसा ही तो 10% बढ़ाते हैं भिन्न में जाके। दोबारा 20% बढ़ा, अब इसका 20% बढ़ेगा, 20% का मतलब 1/5, वृद्धि के बाद हो जाएगा 6/5, तो 6/5 लिखती है। 0 0 काटा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12.120 एंड 12 132। अब ये वेतन होगा 132। प्रारंभ में कितना था 100, 100 से हो गया 132। आप समझ रहे हो कितने की वृद्धि हुई? 32 की। अब इसे प्रतिशत में कहना है, चूंकि 100 पर ही सीधे है, तो इसे यही कह सकते हैं 32% की वृद्धि। M2 से भी लगा लेंगे। लेकिन ऐसे सवालों को हम M1 और M2 से नहीं लगाएंगे। हमारा पहला काम है कि समझ लें सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में सिर्फ यह कह रहा है
कि 2 बार वृद्धि हुई है या 2 बार परिवर्तन हुआ है, और इसके लिए बड़ा ही सटीक आपका M3 है। M3 का इतना यूज है, बहुत ज़्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका सिर्फ इतना ही यूज है कि 2 बार के परिवर्तन को 1 बार में बता दे। तो हम अब ऐसे सभी सवाल M3 से लगाएंगे, जहां भी हमको पता है कितने बार परिवर्तन हुआ हम M3 का यूज करेंगे। तो इसी सवाल को देखें M3 से, तो आपका यही पहला सवाल कि आपके एक बार बढ़ी आपके 10%, दूसरी बार बढ़ी 20%, तो दोनों बार बढ़ के कितनी हो गई? आप इसको जानते हैं A, इसको जानते हैं B, फार्मूला होता है AB प्लस AB बटे 100। पूरी मैथ में एक ही फार्मूला आप कह सकते हैं, बल्कि ये एक थोड़ा व्यापकता लिए हुई है, तो इसी का यूज करते हैं और कहीं भी सूत्रों का यूज हम नहीं करते हैं। तो अब क्या है, हमने इसको यूज करने का ढंग बताया था, जोड़ लीजिए, गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ा 30 आया, दोनों की गुणा की बटे 100 किया, 100 से 0 0 कटा, 2 आ गया, कितना आ गया? 32% की वृद्धि। 32% की वृद्धि, बिल्कुल आसान, आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप मौखिक करेंगे। 10 20 30, 10 गुणे 20 बटे 100, 100 से 0 0 कटा 2, तो 30 और 2 32% की वृद्धि। हाँ, ये करने से पहले, इसमें तो खैर सीधी सी भाषा है, लेकिन बहुत से सवाल आएंगे जिसमें भाषा को समझना होगा, और उसको जैसे ही समझेंगे कि 2 बार परिवर्तन हुआ है, हम यही सूत्र लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और दोबारा 5% घटाया। आपका सवाल आ गया होगा। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और फिर 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? एक बार मोहन ने घटाया 15% व्यय और एक बार घटाया 5% व्यय। अब दोनों बार कमी है। हमने जो M3 मेथड सीखा है वो ये सीखा है कि अगर 2 बार परिवर्तन हो तो हम उसको डायरेक्ट बता दें, सूत्र ही लगाएंगे। चलिए हम इसको समझा भी देते हैं। AB बटे 100, इसका मान निकालेंगे। आपका 15 और 5 20, 20 का है का माइनस का, दोनों को गुणा होगी प्लस में बनेगा। 15 बटे 5, 15 इंटू 5 बटे 100, 100 से 5 से काटेंगे 100 को 20। अब 20 से इसको भाग देंगे तो आएगा कितना? यहां आपने गुणे का निशान लगाया, बटे 100 किया। आपका 5 एक कम 5, 5 भी सही हम 100। अगर 10 से भाग देते तो 1.5 आता, और 2 से फिर भाग देंगे तो आएगा 0.75। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो ऐसे कर ले। आप ऐसे भी 15 5 75 समझ सकते हो, उसको 100 से भाग करोगे इतना ही आएगा। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जो ज्यादा है उससे इसको घटाइए तो आएगा 19.25 माइनस परसेंट। ये माइनस दिखाता है 19.25% की कमी। बात समझ गए? तो इसको आप कर लीजिए आसानी से। हो गया। अगला क्वेश्चन समझिए। तो इन सब क्वेश्चन को समझने की जरूरत है आपको, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी लेकिन कुछ दिनों बाद 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? भाई मजदूरी एक बार 20% बढ़ी है, एक बार 10% घट गई है। तो अगर दोनों का देखें तो 20% बढ़ी 10% घटी, तो हम यूज करेंगे A प्लस बी AB बटे 100। इसका मान कितना होगा? 20 10 आएगा प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का, घट जाएगा 10 आएगा प्लस का। दोनों की गुणा माइनस में आएगी, दोनों की गुणा बटे 100, 0 0 कट गया, 2 काहे का? माइनस का, 2 काहे का? माइनस का। तो इस प्रकार से ये आया 8% की वृद्धि। प्लस में आया तो वृद्धि है। तो इस प्रकार से ये सब सवाल आपके लग जाएंगे, बड़े ही आसान है। अगला क्वेश्चन मिटा दें इसको।
एक कारखाने के उत्पादन में, हाँ नहीं ये नहीं है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, लेकिन उसके बाद आपकी इसकी आय 15% बढ़ गई। तो एक बार 10% घटी है और एक बार 15% बढ़ी है आय किसकी, राम की। राम की आय 10% घटी है, फिर 15% बढ़ी है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। फिर M3 यूज करेंगे, a प्लस बी, आप जानते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इसको हम यूज करेंगे। दोनों का जोड़ा आएगा 5 आपका प्लस का, दोनों की गुणा माइनस में आएगी, दोनों की गुणा करेंगे बटे 100, 100 का एक जीरो कट जाएगा, 10 से 15 को भाग दें 0.5 आएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 3.5% की वृद्धि आएगी। 3.5% की वृद्धि आएगी। बिल्कुल आसान है, आप इसको ऐसे ही करेंगे, मौखिक करेंगे, इसलिए इतने जल्दी बता रहा हूं, आपको मौखिक करना है। दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा प्लस का, दोनों की गुणा करेंगे माइनस में आएगी। इसको देखें तो 150 बटे 100 भी कह सकते हो, तब भी 1.5 आएगा। एक जीरो काट लो, 15 बटे 10 कह सकते हो, तब भी 1/5 आएगा। 3.5% की वृद्धि। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, एक कारखाने में उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद 15% उत्पादन कम हो गया। एक बार बढ़ा 25%, उत्पादन बढ़ा है 25% और दोबारा 15% घट गया उत्पादन, यही तो है। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये आपको बताना है। आप जानते हैं 2 बार परिवर्तन हुआ है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इसको करेंगे, दोनों का जोड़ आएगा 10 प्लस का, दोनों की गुणा बटे 100, जब 100 से गुणा क्या करेंगे तो 25 चक्कू 104 आएगा, 15/4। 15/4 का मतलब हुआ 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 3.75। आप ऐसे कर सकते हैं, गुणे करके 100 कर दीजिए, 25 चक्कू 100, 4 से जब इसको भाग देंगे तो 4 × 12 और हो जाएगा। अब आप 10 से जब तो आप कितना 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, दशमलव इतना और घटाना है तो 6.25% की वृद्धि। सवाल हो गया। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप लगाएंगे। एक सवाल और देख लीजिए, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय कितना 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक बात बताइए, आप सोच रहे होंगे कि प्रतिशत में परिवर्तन हुआ प्लस या माइनस। बिल्कुल प्लस हुआ, क्योंकि ठगता है कोई तो लाभ के लिए ठगता है। एक बार ठगा 10% और एक बार ठगा उसने 5%, दोनों बार उसने फायदा लिया है, उसी को तो कहेंगे ठगा। तो एक बार 5% की वृद्धि की अपने लाभ में, 10% की एक बार 5% की वृद्धि की अपने लाभ में। इस प्रकार से उसके लाभ में अगर देखा जाए तो टोटल वृद्धि कितनी हुई प्रतिशत में, तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इसको आप करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 15 आएगा। फिर दोनों की गुणा करेंगे बटे 100 करेंगे, 100 से 0 कटेगा, 0.5 आएगा तो आएगा 15.5% की वृद्धि। इस प्रकार से उसका जो लाभ होगा वो 15.5% का लाभ होगा। तो आपको सभी सवाल बड़ी आसानी से करने हैं। ये सभी सवाल M1 और M2 से भी हो जाते, लेकिन चूंकि सीधे उस पे थे तो आपको ऐसे मैंने लगवा दिया, M3 से लगवा दिया। बिल्कुल M3 का इतना ही उपयोग है और हम इसका उपयोग ऐसे करेंगे जहां पर होगा, लेकिन ये सब सवाल M1 और M2 से भी लग सकते हैं। अगली क्लास में हम आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से चलना है, लेकिन उसमें आपको एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे और उसको समझने के बाद आपको बड़ा उसका फ़ायदा मिलेगा। लगेगा
कि हाँ चीज़ें समझ के ही आगे बढ़नी चाहिए। वो चीज़ बहुत लोग करवा जाते हैं, लेकिन बिना समझे। आप उस चीज़ को जब समझेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ चीज़ें ऐसे होती हैं। तो ये थी परसेंटेज की दूसरी क्लास। अगली तीसरी क्लास होगी, उसमें हम उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और आपको उससे और प्रतिशत के संदर्भ में समझ विकसित होगी। और जितनी ही समझ विकसित होती जाएगी, आपको हर चीज़ बड़ी ही सीमित दायरे में दिखने लगेगी। आप एक दिन ऐसा आता है कि आपको पूरी गणित को अलग अलग ढंग से नहीं देखना पड़ता है। पूरी गणित को आप अपनी एक सोच से समझते हो। तो अगली क्लास देखें। और मेरी सभी क्लास, मुझसे अगर कुछ भी फायदा लेना है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर आपको कुछ भी फायदा लेना है तो सभी क्लास सिस्टमैटिक ढंग से देखिए। ये क्योंकि हम कोई शार्टिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके अंदर एक समझ विकसित कर रहे हैं। और अगर समझ आपके अंदर विकसित हो, इसके लिए आपको उस पूरे सिस्टम को समझना होगा। आपको मैंने सभी प्लेलिस्ट बड़े सिस्टमैटिक ढंग से बना रखी हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले जाइए, उसमें जितने वीडियो अभी पढ़े हों उतने देख डालिए। फिर प्रतिशत में जाइए, उसमें सीरियल वाइज देखिए, आपका क्लास 1 क्लास 2 इस प्रकार से देखिए। उसी स्थिति में आपको फायदा मिलेगा। और अभी आपकी स्पीड थोड़ा धीमी है, लेकिन जैसे आपकी ये सब बातें क्लियर होती जाएंगी, मौखिक सवाल लगेंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। आप सबके लिए हम समर्पित हैं। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। आपको बहुत आगे बढ़ना है, इस चीज़ का सदैव ध्यान रखें। आप में बहुत प्रतिभा है, उसका उपयोग करें और कुछ जीवन में ऐसा करें कि दूसरे के काम आ सके, समाज के काम आ सके। आपको आलस से नहीं करना है। आप अपनी एक सोच बनाइए। जब तक सोच नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होना है। आपको एक सोच बनानी है, हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। आपको बड़ी सोच रखनी है। सोच ही सब कुछ होती है। अगर आप किसी चीज़ को सोचते हो, सपने देखते हो, तो अवश्य कर लोगे। और अगर यही प्रोसेस में नहीं आया तो फिर आगे कहाँ बढ़ेंगे आप। तो इसलिए सोच विकसित कीजिए। आप एक सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए लग जाइए। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो हम आपके सदैव साथ हैं। तो अगली क्लास जरूर देखें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।